Student, welcome in Aradhya tuition classes. Today we learn standard 9 science chapter number 1 matter in our surrounding. I am Akash Sutaria. Let's we start lecture number 4. लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 3 में हमें देखा था कि जो भी मैटर है तो मैटर 3 स्टेट में अवेलेबल होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज हम बात करते हैं कि सॉलिड में से लिक्विड, इंटर कन्वर्जेशन, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस और गैस में से सॉलिड कैसे बनती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टेम्परेचर देख लेते हैं। तो टेम्परेचर यूनिट, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, या ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं कि जनरली हम टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं एज ऐसा यूनिट। दूसरा एकम है डिग्री अंश सेल्सियस, डिग्री अंश सेल्सियस। तो डिग्री अंश सेल्सियस को हम सेल्सियस बोलते हैं, बराबर। केल्विन को कैसे डिनोट करते हैं, और ये हमारा डिग्री अंश सेल्सियस। लेकिन ऐसा यूनिट की बात की तो हमारा यूनिट होगा केल्विन। केल्विन और डिग्री अंश सेल्सियस की बात करें तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं टी केल्विन इज इक्वल टू टी डिग्री अंश सेल्सियस प्लस 273। 0 डिग्री अंश सेल्सियस, कभी कभार ऐसी भी खाली जगह पूछी जाती है, 0 डिग्री अंश सेल्सियस बराबर ब्लैंक केल्विन। तो उनका आंसर आता है 273 अप्रोक्सीमेटली है, पर्टिकुलर आंसर है 273.15 केल्विन, बट हम लिखते हैं 273। और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दिया गया है 298 केल्विन इज इक्वल टू क्या डिग्री अंश सेल्सियस। तो हम ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो टी केल्विन दिया हुआ है, मतलब कि ये टी की वैल्यू दी हुई है 298, तो लिखो 298 इज इक्वल टू ये टी इन डिग्री अंश सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, डिग्री अंश सेल्सियस, इसीलिए स्मॉल टी का स्मॉल टी प्लस 273 इज इक्वल टू के और साइड जाएगा तो क्या होगा 298 माइनस 273 टी। तो टी इज इक्वल टू आंसर मिलेगा हमको 25 डिग्री अंश सेल्सियस। तो उनका आंसर आता है 25 डिग्री अंश सेल्सियस। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 30 डिग्री अंश सेल्सियस इज इक्वल टू खाली जगह केल्विन। मतलब ये वैल्यू आपको दी गई हुई है 30 डिग्री अंश सेल्सियस, तो 30 प्लस 273 दोनों को आप छोड़ोगे तो आपको मिलेगा T इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर T फाइंड आउट करना है, डिग्री अंश सेल्सियस स्मॉल टी की वैल्यू दी हुई है 30 प्लस 273 0337301 303। तो 30 डिग्री अंश सेल्सियस इज इक्वल टू 303 केल्विन। आपको केल्विन में कोई वैल्यू दी हुई है और डिग्री अंश सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, तो जो केल्विन की वैल्यू है उसमें से आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से डिग्री अंश सेल्सियस की वैल्यू दी गई हुई है और केल्विन यूनिट में फाइंड आउट करनी है, तो आपको जो भी डिग्री अंश सेल्सियस है उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो ये इंटर कन्वर्जेशन तो सिंपल इतना ही था कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। केल्विन को हम डिनोट करते हैं एज अ कैपिटल के। तो शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसा यूनिट इज इक्वल टू केल्विन, के, कैपिटल के। और ये इक्वेशन भी याद कर लेना, T
Kelvin is equal to small t डिग्री एन सेल्सियस 273। चलो बात करते हैं कि जो मैटर के 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उन पर ये टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होती है। तो वो स्टार्ट करने से पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। वाटर हमें 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में वाटर मिलता है हमें, आइस के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में वाटर, और गैस स्टेट में वेपर। तो सबसे पहले एक्टिविटी करते हैं। ये आपको एक बर्नर लेना है, एक स्टैंड लेना है, टेक 1 बीकर एंड अरेंज सिचुएशन लाइक दिस फिगर। स्टैंड पे आपको बीकर रख देना है, और ये रेड मैंने डिनोट किया है वो है हमारा आइस, ये हमारा है बर्नर, ये है स्टैंड, और ये है थर्मोमीटर। सबसे पहले मैंने लिया है आइस। अब बर्नर ऑन करते हैं। तो बर्नर ऑन करने से जो हमारा आइस है, आइस को एक हीट मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। आइस को क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। आइस सॉलिड फॉर्म में हीट एनर्जी मिलने से आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो वाटर हमने मिला एज अ लिक्विड। मतलब आप किसी भी सॉलिड कंपाउंड को हीट एनर्जी देते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर solid converted into liquid at a particular temperature, solid converted into liquid at atmospheric pressure. The temperature called as मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन हुई मेल्टिंग पॉइंट की। हमारा आइस हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होता है, मतलब कि वो आइस है वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने से वाटर मिलता है। वो एक सीधा एक्सपेरिमेंट है, वो हम लाइव भी देख सकते हैं। तो जब हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं तब जो सॉलिड हमारा जो आइस फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म, उनको जो पार्टिकल है तो पार्टिकल के बीच क्या होता है कि वो डायरेक्ट वाटर में तब्दील हो जाता है। तो हीट एनर्जी अप्लाई करने से वाटर का जो 2 पार्टिकल है, मतलब कि पानी का जो 2 पार्टिकल जो वाटर सॉलिड फॉर्म में है, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है। और कंटिन्यूसली हीट अप्लाई करने से जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। आइस को जब हीट मिलती है तब जो आइस के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते, तो वो पार्टिकल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी
लास्ट लेक्चर में देखा था कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन नेचर। तो जो पार्टिकल है हमारा सॉलिड का पार्टिकल वो वाइब्रेट करता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके उनकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो और इंक्रीज होती है। और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो आइस क्या करता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और अपना खुद का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ाता है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये सफिशिएंट इंक्रीज हो जाती है वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट इंक्रीज हो जाने के बाद ये दो पार्टिकल के बीच जो भी एट्रैक्शन है वो एट्रैक्शन टूट जाता है। ड्यू टू हीट एनर्जी attraction of two particles are broken। हीट एनर्जी की वजह से पार्टिकल के बीच जो भी एट्रैक्शन है वो टूट जाता है और दोनों पार्टिकल फ्री स्टेट में आ जाता है। तो आपने देखा था कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में थोड़े बहुत दूर होते हैं लेकिन गैस के कंपेयर में थोड़े बहुत नजदीक होते हैं। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच का जो भी एट्रैक्शन ब्रेक होता है तो वो किस तरह से, वो कैसा पार्टिकल्स के तरह नेचर करता है, तो वो करता है एज अ लिक्विड पार्टिकल। वो समझाता है कि सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बाद हम बात करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्योंकि हम देते हैं हीट एनर्जी बराबर से बर्नर ऑन किया हुआ है मतलब कि कंटिन्यूअसली एनर्जी अप्लाई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करते जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है मतलब कि वो पूरे एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में घूम सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझनी है और ये बात है विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज बट स्टेट इज चेंज। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है फिर भी स्टेट चेंज होता है। सबसे पहले आइस लिया तो आइस का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। बाद में हमने हीट एनर्जी अप्लाई की तो हीट एनर्जी अप्लाई करने से वाटर मिला और वाटर का भी इनिशियल टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये एक्टिविटी करते हो तो आपको जो टेम्परेचर का चेंज है वो नोट डाउन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने आइस लिया, उनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी अप्लाई की। हीट एनर्जी अप्लाई करने से वाटर मिला लेकिन वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है लेकिन जो स्टेट है आइस में से वाटर वो चेंज हो गई है। तो हमने तो कंटिन्यूअसली हीट अप्लाई की। तो हीट एनर्जी अप्लाई करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो बात सही है लेकिन ये नेचुरल कंडीशन में क्या हुआ कि आइस में से वाटर कन्वर्ट हो गया है लेकिन जो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर था वो तो सेम ही रहा। तो ये जो एनर्जी है वो एनर्जी टेम्परेचर चेंज करने में यूज नहीं हुई, स्टेट चेंज करने में यूज हुई लेकिन टेम्परेचर चेंज करने में वो एनर्जी यूज नहीं हुई। तो वो एनर्जी गई कहाँ? अगर ये हमारा कोई जो भी मैटर है तो मैटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बराबर से स्टेट चेंज हो जाती है लेकिन हम तो कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? तो वो एनर्जी जो हमारा बीकर है तो बीकर का जो कंपोनेंट है तो कंपोनेंट में लेटेंट होती है। तो हम बात करते हैं लेटेंट हीट। ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो अ मिनिमम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंज
1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure called as latent heat of फ्यूजन। जो एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं करती है लेकिन सॉलिड में से लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, द मिनिमम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर पे जो भी एनर्जी हम अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी ओनली यूज फॉर स्टेट चेंज, वो स्टेट चेंज करती है। तो ये हुई हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जो टेम्परेचर पे हमारा आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि सॉलिड कंपाउंड टर्न्स इनटू लिक्विड कंपाउंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री एंड सेल्सियस पे आइस भी प्रेजेंट होता है और वाटर भी प्रेजेंट होती है, दोनों स्टेट इजीली रह सकती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट अ पर्टिकुलर 0 डिग्री एंड सेल्सियस आइस ज़्यादा कूलिंग देता है या वाटर ज़्यादा कूलिंग देता है, तो आंसर आता है आइस, क्योंकि आइस के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाटर के पास, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उससे थोड़ी बहुत कम होती है, इसीलिए एट 0 डिग्री एंड सेल्सियस आइस हमें ज़्यादा कूलिंग देता है एज कंपेयर टू 0 डिग्री एंड सेल्सियस वाटर। तो ये पूरी बात हुई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिड कंपाउंड पे टेम्परेचर का इफेक्ट होने से वो जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें मिलती है। कंटिन्यूअसली हीट अप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी देती है, तो फिर भी हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये बात हुई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से अब हमारा जो आइस है वो कन्वर्ट हो गया है पूरा वाटर में, तो देखते हैं वाटर का इफेक्ट ऑन टेम्परेचर क्या होता है। 0 डिग्री एंड सेल्सियस पे वाटर आ जाने के बाद जो भी हम हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं वो हीट एनर्जी हमारा जो वाटर है तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज होती है। बच्चों ध्यान से समझो, 0 डिग्री एंड सेल्सियस पे वाटर आ जाने के बाद हम जो भी हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं वो सभी एनर्जी हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज होती है। तो अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है 10 डिग्री एंड सेल्सियस, 15, 20, 30 अप टू 100 डिग्री एंड सेल्सियस। 100 डिग्री एंड सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता नहीं है तब तक हमारा वाटर है वो वाटर बियर कर सकता है, जो टेम्परेचर वो बियर करता है, बराबर है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स continuously increase। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी एट्रैक्शन है वो एट्रैक्शन के बीच वो अपनी पोजीशन के आसपास कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन एट 100 डिग्री एंड सेल्सियस वाटर के बीच जो भी एट्रैक्शन है ना वो ब्रेक हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी एट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब कि वाटर का जो 2 मॉलिक्यूल है ना वो फ्री स्टेट में आ जाता है। जस्ट लाइक एज अ गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में होता है उसी तरह से हमारा वाटर मॉलिक्यूल
एट अ पर्टिकुलर 100 डिग्री एंड सेल्सियस फ्री स्टेट में आ जाता है, तो वाटर का गैसियस फॉर्म बोलते हैं वेपर। मतलब एट 100 डिग्री एंड सेल्सियस लिक्विड वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर गैस, मतलब कि हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम पर्टिकुलर 100 डिग्री एंड सेल्सियस पे बात करते हैं, तो एट 100 डिग्री एंड सेल्सियस वाटर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो ये 100 डिग्री एंड सेल्सियस वाटर के लिए हुआ बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर 100 डिग्री एंड सेल्सियस पे बॉइल होता है और कन्वर्टेड डायरेक्ट इनटू गैस फॉर्म। माय मिस्टेक, हियर गैस। वाटर लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर liquid compound change into gas state at atmospheric pressure। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ी देर पहले बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, तो यहां भी लेटेंट हीट का कंसेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब हमारा वाटर 100 डिग्री एंड सेल्सियस पे होता है, फिर भी हम कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी तो अप्लाई करते हैं, तो कि कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी अप्लाई, और वो कन्वर्ट होता है 100 डिग्री एंड सेल्सियस की वेपर पे। यहां हमारा वाटर था लिक्विड वाटर। तो आप समझो कि 100 डिग्री एंड सेल्सियस का जो वाटर है उन पर हम कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, जब तक हमारा वाटर का पूरा जो अमाउंट है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मतलब कि 100 डिग्री एंड सेल्सियस पर जो वाटर है उनको हम कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, वो सभी हीट एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं होती है। हाँ, वो एनर्जी स्टेट चेंज करती है, लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन गैस स्टेट में करती है। वो बात आपको याद रखनी है कि लेटेंट का मतलब होता है कि वो कहां भी छुपी हुई है, छुपी हुई जो हीट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं होती है, वो सिर्फ यही काम करती है कि उनका स्टेट चेंज करो, टेम्परेचर मत चेंज करो। तो आप सुनो, एट अ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अ मिनिमम हीट रिक्वायर्ड फॉर अ लिक्विड कंपाउंड change into gaseous compound at atmospheric pressure, that heat energy called as a latent heat of vaporization। तो ये बात हुई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। तो हमने देखा कि सॉलिड कंपाउंड को हम हीट देते तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कंपाउंड को हम हीट देते तो वो कन्वर्ट होता है गैस में, गैस को हम कूल करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और लिक्विड को हम कूल करते हैं तो वो आता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एक ऐसी प्रोसीजर है, सॉलिड में से डायरेक्ट गैस,
उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। कौन दिखाता है? तो कैम्फर और NH4Cl कपूर बोलते हैं, और ये है हमारा नवसार NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो उनका एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, हम जल्दी से देख लेते हैं। ये लेक्चर का आखिरी पॉइंट, सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, लेकिन एक प्रोसीजर ऐसी है वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये हमने ली चाइना डिश। चाइना डिश में हम कैम्फर भी रख सकते हैं जो पूजा में यूज होता है, और NH4Cl भी रख सकते हैं। बाद में हमने ली एक वायर गोज, स्टैंड ले लिया, बर्नर पे हम गर्म करते हैं, लेकिन वो चाइना डिश है उन पर हम फनेल लेबोरेटरी में यूज होती है वो फनेल रखते हैं। अब हम हीट एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो हीट एनर्जी अप्लाई करने से क्या होगा कि हमारा जो सॉलिड कंपाउंड है वो विदाउट अटेन लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, सीधा क्या बनेगा? गैस बनेगा। और ऊपर जैसे जाएगा वहां वो कूल होगा, तो कूल होने से ये सरफेस है ना, वो सरफेस पे जमा हो जाएगा, तो हम बोलते हैं डिपोजिटेड कंपाउंड। तो ये सारी प्रोसीजर को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड को कन्वर्ट करो गैस फॉर्म में, और गैस फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में, तो वो भी एक टाइप का डिपोजिशन मेथड हुआ, सब्लिमेशन से अपोजिट। सॉलिड में से गैस उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, गैस में से सॉलिड तो वो होती है डिपोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पे फिनिश करते हैं लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। ये लेक्चर में बात की ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, मैटर पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। तो मैंने बात की कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो इंटर कन्वर्जेशन के लिए जो मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉलिड पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तब तक इंक्रीज होती है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। बाद में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड में से लिक्विड जो भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह से यही कंसेप्ट लिक्विड में से गैस कन्वर्ट में भी आप लगा सकते हो, लेकिन लिक्विड में से गैस जो भी टेम्परेचर पे होता है उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 फिनिश करते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 5 में। गुड बाय, थैंक यू।